खुफिया आबदोज बहीर अरब के समंदर में 500 फुट की गहराई पर 25 समंदरी मील फी घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर ही अंदर सफर करते हुए भारत के रन कच्छ वाले साहिल के करीब पहुंच गई। उस वक्त आबदोज के 1 मुरब्बा इंच रकबे पर समंदर का पानी 3 टन का दबाव डाल रहा था। ये जदीद तरीन आबदोज, जिसके मुल्क का नाम मैं यहाँ जाहिर नहीं करूंगा, खुले समंदर के नीचे 1000 फुट की गहराई तक सफर करते हुए जब भारत के रन कच्छ वाले मगरबी साहिल के नजदीक पहुंची तो 500 फुट ऊपर आ गई थी। आबदोज के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इंजनों के चलने की मामूली सी गूंज और किसी आले की टक टक की धीमी आवाज सुनाई दी जाती। साहिल के ज्यादा करीब आ जाने पर आबदोज मजीद ऊपर हो गई। आबदोज का कमांडर पेरिस्कोप के साथ आंखें लगाए समंदर के बाहर का मंजर देखने लगा। पेरिस्कोप एक ऐसी दूरबीन होती है जिसके ऊपर एक लंबा पाइप लगा होता है। यह पाइप सतह समंदर से थोड़ा सा बाहर निकला होता है। इस दूरबीन की मदद से आबदोज का कप्तान ज़ेरे आब रहकर भी समंदर के बाहर का मंजर देख सकता है। ये आबदोज भारत के मगरबी साहिल पर किसी भारतीय जहाज को टॉरपीडो का निशाना बनाने नहीं आई थी, बल्कि इसका एक खुफिया मिशन था। उसने 2 पाकिस्तानी कमांडोज को रात की तारीकी में भारत के मगरबी साहिल के एक वीरान टापू पर उतारना था। ये टापू एक वीरान और गुमनाम छोटा सा जजीरा था, जिसके आगे चंद मील के फासले पर पूरबंद की बंदरगाह थी। इस बंदरगाह के शुमाल में समंदर का रेतीला साहिल था, जो बहावनगर की अहम तरीन और हसास तरीन बंदरगाह तक फैला हुआ था। ये 10 मील का सफर था। दोनों पाकिस्तानी कमांडोज को आबदोज के कमांडो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और वो अपने छोटे से कैबिन से निकलकर कमांडर के पास आ गए थे, जो पेरिस्कोप दूरबीन से सतह समंदर के बाहर का मंजर देख रहा था। अगरचे समंदर के ऊपर रात की तारीकी छाई हुई थी, मगर पेरिस्कोप में ऐसे लेंस लगे हुए थे जो रात की तारीकी में भी देख सकते थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब था कमांडर को टारगेट नजर आ गया है। आबदोज के हमले का हर कारकुन अपनी अपनी जगह पूरी मुस्तैदी के साथ बैठा कमांडर के सुर्ख सिग्नल का इंतजार कर रहा था। सुर्ख सिग्नल के मिलते ही आबदोज को समंदर की सतह पर आ जाना था। 2-2.5 मिनट के बाद कमांडर ने सुर्ख सिग्नल दे दिया। उसके साथ ही आबदोज के बड़े टैंक में से 1000 टन पानी हवा के दबाव से चलने वाले पंपों के जरिए 30 टन फी सेकंड की रफ्तार से खारिज होना शुरू हो गया और आबदोज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठती चली गई। उस वक्त आबदोज के इंजन बंद कर दिए गए थे। दोनों कमांडो ऊपर आबदोज के गोल ढकने की तरफ जाने वाले आहनी जीने के पास आ गए। दोनों ने गोताखोरी के सूट पहन रखे थे जो उनके जिस्म के साथ चिमटे हुए थे। नायलॉन के बड़े थैले उनके करीब ही रखे हुए थे। आबदोज को समंदर की सतह पर उभरते हुए 15-20 सेकंड लग गए। जैसे ही आबदोज सतह समंदर पर उभरी, उसका गोल ढक्कन खुल गया। दोनों कमांडोज ने थैले कांधों पर डाले और आहनी जीना चढ़कर आबदोज के बाहर आ गए। उस वक्त रात का 1:15 बजा था। ये दुश्मन का साहिली और हसास तरीन इलाका था। समंदर पर अंधेरा छाया हुआ था। आबदोज वहां ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। आबदोज के सतह समंदर पर आते ही दोनों कमांडोज ने नायलॉन के थैले अपनी कमर पर बांधे, ऑक्सीजन मास्क चेहरों पर चढ़ाए और समंदर में कूद गए। नक्शे की मदद से उन्हें वीरान जजीरे की समत पूरी तरह जहन नशीन करवा दी गई थी। वो समंदर के अंदर गोता लगाने के बाद ठीक समत को तैरते हुए चले गए। उनके पीछे आबदोज समंदर में गोता लगा गए। इन कमांडोज का मिशन क्या था, ये आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा। जो चीज आपको नहीं बताऊंगा वो उन कमांडोज के नाम और हुलिये हैं। नाम मैं फर्जी रखूंगा और हुलिया बताने की जरूरत नहीं। यूं समझ लें कि दोनों की उम्रें 25 और 26 साल के दरमियान थी। भरपूर जवान थे, जिस्म कसरती और सेहतमंद, मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता कमांडोज थे। मार्शल आर्ट के माहिर थे। समंदर के अंदर ही अंदर 2.5-3 मील तक तैरने के बाद वो एक दूसरे के आगे पीछे सतह समंदर पर उभर आए। आगे सीनियर कमांडो इमरान था और उसके पीछे कमांडो जिब्रान था। उनके दाएं जानिब दूर समंदर में खड़े जहाजों और बंदरगाह पूरबंद की रोशनियां नजर आ रही थी। उनका अक्स समंदर में झिलमिला रहा था। वो उन रोशनियों के मुखालिफ समत में तैरते हुए वीरान टापू के साहिल पर निकल आए। साहिल पर निकलने के फौरन बाद उन्होंने अपने अपने पांव से तैरने वाले फ्लैपर उतारकर हाथों में पकड़ लिए। वो उन्हें वहां फेंक नहीं सकते थे, क्योंकि ये इस बात का सबूत होता कि यहाँ कमांडो उतरे हैं और दुश्मन होशियार हो जाता। और हसास तरीन इलाके में तो फौरी तौर पर बड़ी सरगर्मी से कमांडोस की तलाश शुरू हो जाती। ये टापू ज्यादा चौड़ा नहीं था। अंधेरे में दूर कुछ फासले पर टापू का दूसरा साहिल था, जहां तारीकी छाई थी। दोनों कमांडो दूसरे साहिल की तरफ चारों तरफ से होशियार होकर चले जा रहे थे। फिर वो एक जगह खुश्क सरकंडों के पीछे छुप कर बैठ गए। उनकी नजरें दूर दूसरे साहिल के अंधेरों पर जमी हुई थी। जब उन्हें बैठे 1 मिनट गुजर गया तो कमांडो जिब्रान ने आहिस्ता से कहा, कहीं अपना आदमी पकड़ा तो नहीं गया। उसके लहजे में तशवीश थी। कमांडो इमरान दूर अंधेरे पर नजरें जमाए हुए बोला, कुछ भी हो सकता है।
वैसे हमें खुफिया सिग्नल का इंतजार करना होगा। इतने में दूर अंधेरे में रोशनी का एक नुक्ता 3 बार टिमटिमाया। कमांडो इमरान के हाथ में छोटी पेंसिल टॉर्च थी। उसने टॉर्च का रुख दूसरे साहिल की तरफ करके उसे 3 बार रोशन किया। उसके बाद अंधेरे में दूर सिर्फ 1 बार रोशनी चमकी। यह इस बात का सिग्नल था कि सब ठीक है। उनका अपना आदमी जजीरे पर पहुंच चुका था और उनका इंतजार कर रहा था। दोनों कमांडोज ने जल्दी जल्दी अपना थैला खोलकर मच्छरों के कपड़े निकाले। गोताखोरी का सूट उतारकर फ्लैपरों और ऑक्सीजन मास्क के साथ एक तरफ रखकर मच्छरों के कपड़े पहने और थैले में से ही एक छोटा बेलचा निकालकर वहां गड्ढा खोदकर गोताखोरी के सूट, फ्लैपर, ऑक्सीजन मास्क उसमें दबाकर ऊपर झाड़ियों की शाखें तोड़कर डाल दी। अपने अपने पिस्तौल चेक किए। दोनों के पास खास कमांडो ग्लॉक 17 का 9mm ऑटोमेटिक पिस्टल था, जिसके मैगजीन में से 17 राउंड फायर होते हैं। ये खास कमांडोज का पिस्टल था जिसका वजन हल्का था और जिसकी गोली जिस्म के अंदर जाकर हैंड ग्रेनेड की तरह फटती थी। दोनों कमांडोज यानी कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान वहीं एक झाड़ी की ओट में बैठकर उस तरफ देखने लगे जिधर से उन्हें ऑल क्लियर का सिग्नल मिला था। पिस्तौल अभी तक उनके हाथों में ही थे क्योंकि ये दुश्मन का सिग्नल भी हो सकता था जिसने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए हमारे सिग्नल पकड़ लिए हों। चंद लम्हों के बाद दूर अंधेरे में 3 बार रोशनी का नुक्ता रोशन होकर बुझ गया। ये इस बात का इशारा था कि हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कमांडो इमरान ने 3 बार टॉर्च रोशन करके जवाबी सिग्नल दिया कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साथ ही अपने साथी कमांडो जिब्रान को इशारा किया। कमांडो जिब्रान दौड़कर 15 गज के फासले पर गया और पिस्तौल दोनों हाथ में थामकर औंधे मुंह रेत पर लेट गया। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर अपने आदमी की जगह दुश्मन आ रहा है तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद एक इंसानी साया रात की तारीकी में कमांडो इमरान के सामने आकर रुक गया। उसने कदरे ऊंची आवाज में कहा, मेरी बच्ची को प्यास लगी है, क्या पीने को पानी मिल जाएगा? ये कोई कोड फिक्रा था। उसके जवाब में कमांडो इमरान ने कोड जुमला बोला, क्या रावण की लंका जल रही है? इंसानी साए ने मजीद कोड अल्फाज में कहा, प्यार भेंट के पंछी उड़ गए हैं। इन खुफिया इशाराती जुमलों के बाद जब दोनों तरफ से एक दूसरे की शनाख्त हो गई तो कमांडो इमरान ने कमांडो जिब्रान को हल्की सी सीटी बजाकर वापस बुला लिया। अंधेरे में आने वाले अजनबी ने इमरान और जिब्रान से हाथ मिलाया और पूछा, समंदर में किसी ने पीछा तो नहीं किया? कमांडो इमरान ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई, वैसे भी हम समंदर के अंदर तैर रहे थे। अजनबी ने पूछा, तुम्हारे अपने कपड़े कहाँ हैं? इमरान ने कहा, वो हमने जमीन में दबा दिए हैं, मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर अजनबी ने दोनों कमांडोज को साथ लिया और रेत पर समंदर की मुखालिफ समत को चल पड़ा। तारीक रात में समंदर के किनारे की रेत दूर तक फैली हुई धुंध की तरह नजर आ रही थी। अजनबी गाइड ने भी साहिली मछेरों का लिबास पहन रखा था। ये इलाका जहां दोनों कमांडोज इमरान और जिब्रान अपने गाइड की रहनुमाई में रेत के मैदान में अंदर की तरफ चले जा रहे थे, खलीज कच्छ का इलाका था। खलीज कच्छ के दाएं बाजू का इलाका बड़ा हसास था। खलीज कच्छ में इंडियन नेवी का अहम तरीन खुफिया और सबसे बड़ा फौजी बहरी अड्डा था, जहां भारत के बड़े बहरी जहाज मैसूर और रंजीत के अलावा भारत का सबसे बड़ा और खतरनाक तैयारा बरदार बहरी जहाज विक्रांत भी लंगर अंदाज था। उस जहाज के अर्शे पर 80 लड़ाका बमबार तैयारे थे। उनके अलावा उसी खलीज में इंडियन नेवी के फ्रिगेट यानी आबदोज शिकन जंगी जहाज भी गश्त करते रहते थे। उस अहम तरीन बहरी फौजी अड्डे की हिफाजत के लिए काठियावाड़ से लेकर सूरत के साहिल तक साहिली तोपखाने की बेशुमार तोपें नस्ब थीं। उस बहरी फौजी अड्डे की हिफाजत के लिए जामनगर और राजकोट के इर्द गिर्द 6 हवाई अड्डों पर इंडियन एयर फोर्स के लड़ाका और बमबार तैयारे हर वक्त तैयार रहते। खलीज कच्छ के उस हसास तरीन बहरी फौजी अड्डे से शुमाल की जानिब द्वारका के मकाम पर हमला आवर तैयारों को कबल अज वक्त खबर देने के लिए एक बेहद ताकतवर रेडार नस्ब था। ये रेडार पाकिस्तान पर हवाई हमले की सूरत में कराची, हैदराबाद और रहीम जार खान तक भारतीय बमबार तैयारों की बखूबी रहनुमाई कर सकता था। उसके अलावा पूरबंद के मकाम पर गोला बारूद और अहम जंगी साजो सामान का बहुत बड़ा जखीरा भी दम था। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे दोनों जांबाज कमांडोज अपनी जान का कितना बड़ा खतरा मोल लेकर दुश्मन की सरजमीन पर उतरे थे। ये वो मिशन था जिस पर जाने वाले मुहिब्बे वतन कमांडोज में से कोई ही वापस आता है। रेत के मैदान में 1 घंटा पैदल चलने के बाद एक जगह पर समंदर अंदर की जानिब आ गया हुआ था और वहाँ खाड़ी बन गई थी। यहाँ उनके अजनबी गाइड ने टीले के पीछे एक छोटी कश्ती छुपा रखी थी। वो कश्ती पर बैठ गए और खाड़ी में ऊपर की तरफ कश्ती खुलने लगी। अंधेरे में उनका गाइड उन्हें समत और रास्ता दिखाता चला जा रहा था।
वो कमांडो इमरान से कह रहा था, यहाँ हम अपने कमांडोज की मदद के लिए मकामी मछेरों में से एक आध को भारी मुआवजा देकर चंद घंटों के लिए खरीद दिया करते हैं, लेकिन तुम्हारा मिशन इतना अहम और नाजुक था कि हमें किसी भी मुसलमान या गैर मुसलमान मछेरे को एतमाद में लेने को सख्ती से मना कर दिया गया। इसीलिए तुम लोगों को भावनगर तक पहुंचाने की मेरी ड्यूटी लगाई गई। कमांडो जिब्रान ने पूछा, यहाँ से भावनगर कितने फासले पर है? गाइड बोला, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। गाइड मछेरे ने कश्ती में पहले से मछलियों के 2 भरे हुए टोकरे रख दिए थे, ताकि अगर रास्ते में इंडियन नेवी की कोई कश्ती मोटर बोट रोक ले तो उन्हें यही कहा जाए कि हम मछेरे हैं, रात को मछलियां पकड़ने के लिए खाड़ी में निकले हैं। गाइड मछेरे ने कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान को भी समझा दी। उन दोनों कमांडोज को उस इलाके की गुजराती काठियावाड़ी जबान की भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। वो दोनों गुजराती जबान रवानी से बोल और समझ लेते। उनको हर तरह से मुकम्मल तरबियत देकर इस मिशन पर रवाना किया गया था। ये बात गाइड मछेरे को भी मालूम थी कि दोनों कमांडोज गुजराती जबान बोल और समझ लेते हैं। बाकी 2-4 जरूरी बातें उसने इमरान और जिब्रान को समझा दी थी। गाइड मछेरा और कमांडो इमरान कश्ती के चप्पू चला रहे थे। कुछ देर के बाद जिब्रान चप्पू संभाल लेता और गाइड मछेरा मुहार थाम लेता, ताकि कश्ती को सही समत पर चलाए रखे। अंधेरी रात में 1.5 घंटे के समंदरी सफर के बाद उन्हें दूर से साहिल पर रोशनियां नजर आने लगी। गाइड ने बताया कि हम बहावनगर की खलीज की अहम और हसास बंदरगाह के करीब पहुंच गए हैं। खलीज कच्छ का ये इलाका आबनाए की तरह था, जहां समंदर एक दरिया की तरह अंदर को दूर तक चला गया था। बहावनगर आबनाए का आखिरी किनारा था। भावनगर पहुंचकर समंदर खत्म हो जाता था, जहां समुद्री आबनाए का रास्ता इतना तंग हो जाता कि उसमें से सिर्फ एक बड़ा जंगी या तैयारा बरदार जहाज ही गुजर सकता। इस आबनाए में इंडियन नेवी के आबदोज, शिकन, फ्रिगेट, छोटे जहाज दिन रात गश्त लगाते रहते। गाइड ने कश्ती के आगे की जानिब के चप्पू खुद संभाल लिए थे। उसने बताया कि हम कश्ती को बहावनगर की बंदरगाह के समंदर की जानिब नहीं ले जा सकते, वहां जाने की मछेरे को इजाजत नहीं है। हम बंदरगाह से बहुत पीछे एक छोटी सी खाड़ी में से गुजरकर साहिल पर उतरेंगे और वहां से हमें अंधेरे में छुपकर बहावनगर तक पैदल जाना होगा। गाइड ने कश्ती को बंदरगाह की समत से हटाकर छोटी खाड़ी की तरफ डाल दिया। एन उस वक्त समंदर में एक गश्ती मोटर बोट नमूदार हुई। उसकी तेज रोशनी उनकी कश्ती पर पड़ रही थी। गाइड मछेरे ने फौरन हमसे पिस्तौल लेकर कश्ती के एक खुफिया खाने में छुपा दिए और कहा, ये इंडियन नेवी की पेट्रोलिंग मोटर बोट है, तुम्हें क्या कहना है मैंने तुम्हें बता दिया है। याद रखना, गुजराती के सिवा किसी और जबान में बात न करना। इमरान और जिब्रान गाइड की हिदायत के मुताबिक टोकरों में से मछलियां निकालकर प्लास्टिक के थैलों में डालने लगे। उन्होंने गश्ती मोटर बोट की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। ये जाहिर किया कि ये तो हमारा रोज का मामूल है और हम इस चेकिंग के आदी हैं। इतने में मोटर बोट उनके करीब आ गई। मोटर बोट पर इंडियन नेवी का झंडा लहरा रहा था। डेक की रोशनी में उन्हें 6-7 भारतीय बहरिया के फौजी स्टेन गन्ने पकड़े खड़े नजर आए। मोटर बोट ने कश्ती के गिर्द एक चक्कर लगाया और कश्ती के ऐन करीब आकर रुक गई। एक बहरी अफसर ने गुजराती जबान में गरज कर पूछा, इधर क्या कर रहे हो? गाइड ने गुजराती जबान में कहा, महाराज, गरीब मछेरे हैं, रात को मछलियां पकड़ने निकले थे, अब घरों को वापस जा रहे हैं। एक बहरी फौजी कश्ती में आ गया। उसने मछलियों के टोकरों को इधर उधर करके देखा, फिर इमरान और कमांडो जिब्रान को सर्च लाइट की रोशनी में गौर से देखा और उनसे गुजराती में पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कमांडो इमरान को जैसा कि समझाया गया था उसने गुजराती में जवाब दिया, मछेरे हैं महाराज, खाड़ी में रात को ही शिकार पर निकलते हैं, हमारी बारी रात को ही आती है सरकार। हम गरीब मछेरों को दिन के वक्त कोई भी मछलियां पकड़ने नहीं देता। इसी दौरान एक और फौजी कश्ती में उतर आया और वो कश्ती की अच्छी तरह से तलाशी ले रहे थे। हमको पकड़वाने वाली कश्ती में एक ही चीज थी, यानी हमारे ग्लॉक 17 कमांडो पिस्टल। लेकिन वो कश्ती के एक ऐसे खुफिया खाने में छुपाए हुए थे कि बहरी सिपाहियों की उन तक नजर नहीं जा सकती थी। मोटरबोट के ऊपर से किसी अफसर ने चिल्लाकर अपने फौजियों से अंग्रेजी में पूछा, ये लोग कौन हैं? कश्ती में खड़े बहरी फौजी ने कहा, सर मछेरे हैं। अफसर ने तेज लहजे में अंग्रेजी में कहा, तो फिर वक्त जाया क्यों करते हो, ऊपर आ जाओ। दोनों बहरी फौजी जल्दी से मोटरबोट की सीढ़ी चढ़कर ऊपर डेक पर चले गए। मोटरबोट ने दोबारा हॉर्न दिया और इंजन स्टार्ट होने के बाद वो घूमकर आबनाई के दहाने के समंदर की तरफ चल दिए। इमरान और जिब्रान ने इत्मीनान का सांस लिया। गाइड ने चप्पू संभाल लिए और वहां की उर्दू में बोला, खुदा ने मुसीबत को टाल दिया। ये गाइड मुसलमान मछेरा था। उसे मालूम था कि दोनों कमांडोज भी मुसलमान हैं, मगर हिंदू बनकर आए हैं और बहावनगर अपने खास आदमी के पास हिंदू बनकर ही जाएंगे। उसका असली नाम मुसलमानों वाला था, जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, और ये भी नहीं बताऊंगा कि वो बहावनगर में क्या कारोबार करता था
और उसका दफ्तर कहाँ पर था। मैं उसे दुकानदार जाहिर करूंगा और उसका हिंदुआना नाम भी आपको फर्जी बताऊंगा। उसका वो हिंदुआना नाम नहीं बताऊंगा जिस नाम से वो आज भी बहावनगर में बैठा, यानी दुश्मन के पेट में बैठा, उसके पाकिस्तान दुश्मन अजाइम की एक एक लम्हे की रिपोर्ट पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है और यूं मौत के मुंह में बैठा वतन अजीज की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। उस मुहिब वतन के असली मुसलमानों वाले नाम बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसका वो हिंदुआना नाम भी नहीं बताऊंगा जिस नाम से वो वहां 25 साल से बैठा कारोबार कर रहा है। मैं उसका फर्जी हिंदुआना नाम चंद्रकांत रख लेता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।